नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पार्ट नंबर 2 का अध्ययन करेंगे और जिसके अंदर आज हम चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर संघर्ष, खेड़ा किसान आंदोलन, रोल्ड एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्य और राजनेताओं से संबंधित टिप्पणियां पढ़ती है वो सब मैं आज आपको पूरा बताने का प्रयास करूंगा। आज का चैप्टर आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी पार्ट नंबर 2। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1916 के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर एक भाषण दिया उद्घाटन समारोह के अंदर, और जिन्होंने क्या है कि वहां प्रबुद्ध लोगों से ये उम्मीद की कि जो नीचे कम्युनिटी के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, उनकी उपेक्षा नहीं की जाए, उनकी तरफ ध्यान है वो दिया जाए। और दिसंबर 1916 के अंदर लखनऊ में एक वार्षिक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अंदर किसानों ने नील उत्पाद जो किया जा रहा था और वहां किए जा रहे थे, जो बुरा व्यवहार कर रहे थे वहां के जो जमींदार लोग थे या जो क्या मील मालिक थे, नील बागान मालिकों के जो मालिक थे, वो उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। उनके बारे में क्या किसानों ने महात्मा गांधी को बताया। कब? दिसंबर 1916। दिसंबर 1916 को। और उसके बाद में क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल ने चंपारण बिहार आने का महात्मा गांधी से अनुरोध किया। किसने? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से अनुरोध किया कि आप चंपारण आइए। चंपारण कहाँ है? चंपारण बिहार के अंदर है। और जो नील किसानों से संबंधित जो समस्याएं हैं, और वहां एक प्रकार की 3 कठिया प्रथा। कौन सी प्रथा? 3 कठिया प्रथा जो वहां के जमींदारों ने या जो नील उत्पादक जो किसान के जो जमींदार थे, जो उनके हेड थे, उन्होंने जो अपना रखी थी, उनका विरोध करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या है कि आने का निवेदन किया। तो अपने कह सकते हैं कि चंपारण बिहार के अंदर महात्मा गांधी को किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने। उसके बाद में क्या हुआ कि गांधी जी ने वहां चंपारण के अंदर चले जाते हैं। कब? 1917 के अंदर। 1917 के अंदर चंपारण में महात्मा गांधी चले जाते हैं। चंपारण चले जाते हैं और जो नील उत्पादक जो किसान थे उनके सामने जो समस्या रही थी, उनका वो क्या है कि भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग करके उनसे छुटकारा है वो दिला देते हैं। तो अपने कह सकते हैं गांधी जी ने 1917 के अंदर भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। भारत में फर्स्ट बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। प्रश्न भी आ सकता है कि महात्मा गांधी ने भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? चंपारण के अंदर। कब? 1917 में। चंपारण कहाँ है? बिहार के अंदर। उनकी क्या समस्या थी? उनकी नील उत्पादक जो 3 कठिया प्रथा क्या है कि वहां के जमींदारों ने लागू कर रखी थी नील उत्पादक किसानों के ऊपर, उनको दूर करने की मुख्यतः क्या है उनकी लोगों की, किसानों की ये मांग थी। अपने कह सकते हैं कि चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ? चंपारण किसान आंदोलन 1917 के अंदर हुआ और महात्मा गांधी ने पहली बार वहां के सत्याग्रह का प्रयोग किया। या अपने योग कह सकते हैं कि भारत में पहली बार सत्याग्रह का जो प्रयोग है वो कहाँ हुआ? वो चंपारण के अंदर हुआ। और किसानों को उनके सामने जो समस्या आ रही थी उनसे उन्होंने क्या की छुटकारा दिलाया। और चंपारण किसान आंदोलन के अंदर मुख्यतः क्या है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई। इस सत्याग्रह के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जब चंपारण किसान आंदोलन हो रहा था या चंपारण किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बापू की एक बहुत बड़ी पदवी दी, महात्मा की।
किस चीज की पदवी दी? महात्मा की पदवी है। वो किसने दी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किस किसान आंदोलन के दौरान है? 1917 का जो चंपारण किसान आंदोलन चला था, उस किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने क्या है कि पदवी दी है। तो पहला तो क्या हो गया? सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ? चंपारण के अंदर। या भारत में सबसे पहले चंपारण का प्रयोग, भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया? चंपारण के अंदर। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर ने। कब? चंपारण किसान आंदोलन के दौरान उन्हें दी। और उनके साथ मुख्यतः क्या है कि 2-3 व्यक्ति और थे जब चंपारण किसान आंदोलन चला। उनमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, मजहरुल हक, नरहरि पारिक, महादेव देसाई। सभी साथी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोबारा देख लेते हैं चंपारण किसान आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का सहयोग करने वाले या सहयोगी अन्य सत्याग्रही कौन कौन थे? वो मुख्यतः इस प्रकार थे: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, मजहरुल हक, नरहरि पारिक और महादेव देसाई उनके साथ थे। उसके बाद में 2 नंबर साथियों के जो आंदोलन होता है महात्मा गांधी के द्वारा, वो है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन ये भी क्या है कि 1918 के अंदर। कब हुआ? 1918 के अंदर। इनमें मुख्यतः क्या था कि जो मील के जो कर्मचारी थे या जो मजदूर थे, वो मालिकों के द्वारा, जो मील के जो मालिक थे उनके द्वारा क्या प्रताड़ित किए जा रहे थे। उनको क्या है कि सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तब उन्होंने क्या है कि गांधी जी से विरोध किया इसका नेतृत्व करने के लिए, और गांधी जी ने इसका नेतृत्व स्वीकार किया और उनको 35% महंगाई भत्ता देना स्वीकार करवाया। कितना प्रतिशत है? 35%। 35% महंगाई भत्ता है वो आप क्या है कि अपने कर्मचारियों को दोगे। और जो अहमदाबाद मील मजदूर संघर्ष समिति बनी थी 1918 के अंदर, जो आंदोलन हुआ था, इसके अंदर एक व्यक्ति और भी थे जिन्होंने क्या है कि महात्मा गांधी को वहां बुलाया था। वो गांधी जी के सहयोगी थे और उनका नाम है अंबालाल साराभाई। क्या नाम है? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई। जैसा कि साथियों के ऊपर चंपारण किसान आंदोलन की बात कर रहे थे, चंपारण किसान आंदोलन के चंपारण में किसने क्या है बुलाया था? तो चंपारण में राजकुमार शुक्ल ने क्या है गांधी जी को बुलाया था। और अहमदाबाद मील मजदूर जो संघर्ष हुआ था या आंदोलन हुआ था, उसमें गांधी जी को वहां किसने बुलाया था? तो अंबालाल साराभाई ने क्या है गांधी जी को बुलाया कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए, इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। आगे वाला जो आंदोलन है उस आंदोलन का नाम है खेड़ा किसान आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन। साथियों खेड़ा है वो गुजरात के अंदर है। खेड़ा कहाँ है? गुजरात के अंदर है। 1918 के अंदर क्या हुआ कि गुजरात के जो खेड़ा है वहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और वर्षा न होने के कारण वहां की फसलें चौपट हो गई। लेकिन जो जमींदार लोग थे वो क्या है कि फिर भी फसल चौपट होने के बावजूद भी किसान लोगों से क्या है कि टैक्स है वो वसूल कर रहे थे, जिससे किसान लोग है वो उग्र हो गए। उन्होंने क्या है कि आंदोलन की राह है वो पकड़ी और तब क्या है कि 22 मार्च 1918 कितना 22 मार्च 1918 याद रखना। खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने संभाला। कितना 22 मार्च 1918। और इसके अंदर क्या है कि गांधी जी ने वाजिब जो इनकी मांगे थी किसानों की वो दिलाई और उनके बीच में एक सम्मानजनक समझौता है वो करवाया। याद रखना 22 मार्च 1918। उसके बाद में ये जो आंदोलन हुआ तब एक बहुत बड़े
क्या है कि आप कह सकते हो कि व्यक्ति थे, उनका नाम था हार्डिमन। क्या नाम था? हार्डिमन। हार्डिमन ने क्या है कि खेड़ा किसान आंदोलन के बारे में कहा कि ये भारत का पहला वास्तविक किसान आंदोलन या भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह है। यानी खेड़ा किसान आंदोलन को हार्डिमन ने भारत का पहला वास्तविक किसान आंदोलन है वो कहा है। और एक और बहुत अच्छी इसके अंदर क्या है कि जानकारी अपने ये बढ़ती है कि जब खेड़ा किसान आंदोलन हो रहा था उस वक्त जवाहरलाल नेहरू ने, यानी खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान ही नेहरू जी ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी, या महात्मा गांधी को सम्मानजनक क्या है कि संबोधन से पुकारा बापू। क्या कहा? बापू। साथी बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। जैसे अभी अपने महात्मा की बात कर रहे थे तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? टैगोर ने। महात्मा गांधी को बापू नाम से किसने पुकारा? तो महात्मा गांधी को बापू नाम से पुकारने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू नाम से पुकारा। और खेड़ा किसान आंदोलन के अंदर एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या नाम था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या है कि खेड़ा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का भरपूर सहयोग दिया, ये उनके साथ रहे। तो साथियों क्या है कि खेड़ा किसान आंदोलन ने समझ लिया। खेड़ा किसान आंदोलन क्या है कि कब हुआ? 22 मार्च 1918 को। उस वक्त जब अनावृष्टि हो गई थी और वहां जो जिम्मेदार लोग थे वो क्या किसानों से टैक्स वसूल कर रहे थे, तब किसानों ने क्या है कि 22 मार्च 1918 को गांधी जी को बुलाया। गांधी जी ने एक समाजवादी समझौता करवाया जिससे क्या है कि खेड़ा किसान आंदोलन कहते हैं। और इसी आंदोलन के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के बापू नाम से पुकारा। और खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान ही क्या है कि महात्मा गांधी के साथ में एक वरिष्ठ नेता भी थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने क्या गांधी जी का इस आंदोलन के दौरान भरपूर सहयोग है वो किया था। अब आगे इसके अंदर देखते हैं महात्मा गांधी के सम्मिलित और क्या क्या है। उसके बाद में साथियों क्या है कि एक बहुत बड़ा एक्ट आया था जिसको काला कानून कहते हैं, रोल्ड एक्ट। क्या नाम है? रोल्ड एक्ट। रोल्ड एक्ट है ये 1919 में आया था। तो रोल्ड एक्ट से संबंधित भारतीय इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है रोल्ड एक्ट का, और इसको अपने क्या देख देते हैं। रोल्ड एक्ट है वो अंग्रेज है, वो जो क्रांतिकारी गतिविधियां भारत के अंदर हो रही थी उनको रोकने के लिए उन्होंने एक ऐसा कानून की जरूरत पड़ी जिससे क्या है कि रोल्ड एक्ट कहते हैं। और 10 दिसंबर 1917 को, याद रखना कितना? 10 दिसंबर 1917। 10 दिसंबर 1917 को क्या हुआ कि ब्रिटिश उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश थे, उनका नाम सर सिडनी रोलेट। क्या नाम है? सर सिडनी रोलेट। यानी 10 दिसंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय था, उनके न्यायाधीश थे सर सिडनी रोलेट। उनकी अध्यक्षता के अंदर एक सेडिशन कमेटी या राजद्रोह कमेटी का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय विधानसभा में 18 मार्च 1917 को एक बिल पास हुआ। कब है? 18 मार्च 1917। 18 मार्च 1918 को एक 18 मार्च 1919 साथियों, सॉरी 18 मार्च 1919 को एक बिल तय किया है कि विधानसभा ने पारित किया, और उस बिल को कहते हैं रोल्ड एक्ट। क्या कहते हैं बिल को? रोल्ड एक्ट कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं।
10 दिसंबर 1917 को ब्रिटिश उच्च न्यायालय के जो जज थे, न्यायाधीश थे सर सिडनी रोलेट, उनकी अध्यक्षता के अंदर एक कमीशन का आयोग की कमेटी का गठन किया गया और इसी कमेटी की सिफारिश के ऊपर 18 मार्च 1917 को केंद्रीय विधानसभा ने क्या है कि एक बिल पारित किया और इस बिल का नाम है रोड एक्ट। याद रखना कब पारित हुआ? 18 मार्च 1919। और कमेटी का गठन कब हुआ? 10 दिसंबर 1917। कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी कौन थे? ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और 18 मार्च 1919 को जो बिल पारित हुआ केंद्रीय विधानसभा के द्वारा, तो क्या है कि उस बिल को क्या कहते हैं? रोड एक्ट वो कहते हैं। रोड एक्ट की मुख्यतः विशेषता ये थी कि बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का ये कानून था। यानी किसी प्रकार की कोई अपील की जरूरत नहीं थी, किसी भी वकील की जरूरत नहीं थी। यानी सरकार क्या है कि जो पुलिस है वो किसी भी संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार कर सकती थी और उनके लिए न कोई वकील था और न ही वो किसी प्रकार की कोई न्यायालय के अंदर अपील कर सकता था अपने लिए। इस प्रकार का एक कानून था और भारत के लोगों ने क्या है इसको काला कानून कहा। रोड एक्ट का क्या नाम दिया? काला कानून। काला कानून है वो इसका नाम दिया। प्रश्न ये आ सकता है कि अंग्रेजों के इतिहास के अंदर काला कानून के नाम से कौन सा बिल पारित हुआ या कौन सा बिल था, कौन सा एक्ट था? तो अपने क्या बताएंगे? रोड एक्ट था। कौन सा था? रोड एक्ट था। और सत्याग्रह, ये जो रोड एक्ट बना था, जनता ने इसको काला कानून कहा, जनता ने इसका विद्रोह किया और तब क्या है कि गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। इसकी स्थापना की सत्याग्रह सभा। यानी इस जो रोड एक्ट बना था इसे विरोध करने के लिए कमेटी का गठन किया। गांधी जी ने एक सभा बनाई, उसको कहते हैं सत्याग्रह सभा। और इसको बनाया गया था फरवरी 1919 के फरवरी 1919 में। यानी इसके विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए ये बनाया गया था और पूरे भारत के अंदर 6 अप्रैल 1919, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि साथियों, कितनी? 6 अप्रैल 1919 को 6 अप्रैल 1919 को एक तारीख रखी गई कि हम पूरे देश के अंदर हड़ताल करेंगे। पूरे देश में हड़ताल की जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि साथियों, याद रखना 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश के अंदर हड़ताल की जाएगी, एक साथ हड़ताल की जाएगी। वो तिथि कौन सी है? 6 अप्रैल 1919। तिथि क्या है? 6 अप्रैल 1919। साथियों 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश के अंदर एक साथ क्या है हड़ताल की गई और पूरे देश के अंदर क्या है अंग्रेजों के बनाए हुए कपड़े, उनका सामान और उनका बहिष्कार किया गया। और सबसे ज्यादा जो प्रभाव रोड एक्ट के विरोध के अंदर वो पंजाब में देखने को मिला। कहां देखने को मिला? पंजाब में देखने को मिला। 9 अप्रैल 1919 को 9 अप्रैल 1919 को उनके 2 प्रमुख नेता थे। एक तो थे डॉक्टर किचलू और दूसरे नेता थे उनके डॉक्टर सत्यापाल। इनके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। 9 दिसंबर 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यापाल, ये दोनों जनता के नेतृत्व के अंदर रामनवमी की अवसर पर एक शांतिपूर्ण जुलूस है वो निकाल रहे थे, जिसके अंदर सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। और 10 अप्रैल 1919 को, यानी 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ओ डायर। क्या नाम था? ओ डायर। यानी 9 अप्रैल 1919 को डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यापाल के विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ में रामनवमी के अवसर के ऊपर अमृतसर के अंदर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाल रहे थे। जिस अंग्रेजों की सरकार है वो घबरा गई, तो उस वक्त के जो
पंजाब की जो गवर्नर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ओ डायर, उन्होंने 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर क्या है कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर देते हैं। यानी ये गिरफ्तार कब हुए? 10 अप्रैल 1919 को। कब हुए? 10 अप्रैल 1919 को। और रोड एक्ट का विरोध डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, यानी जब इनको गिरफ्तार किया गया तो इनकी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए और सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919, कब है? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के अंदर एक मीटिंग का आयोजन करने का निश्चय किया गया। कितनी तारीख को? 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग बुलाई गई, एक सभा बुलाई गई। किस लिए? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल का जो उन लोगों ने क्या है कि गिरफ्तारी की थी और साथ में सरकार ने जो दमनकारी नीति अपना रखी थी उनका विरोध करने के लिए। कब? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जो जलियांवाला बाग था उसके अंदर एक सभा का आयोजन वो करने का निश्चय वो लिया गया। और इस सभा की जब सूचना मिली लेफ्टिनेंट गवर्नर को तो उन्होंने क्या है कि अमृतसर शहर को जनरल डायर के हाथों सौंप दिया। यानी अमृतसर शहर जो है वो उसकी पूरी जिम्मेदारी है वो किसको दे दी? जनरल डायर को। जनरल डायर को कहा कि आप जनो आपका काम जड़े शहर के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तो अमृतसर शहर की पूरी जिम्मेदारी किसको दे दी? जनरल डायर को दे दी। और उसके बाद में क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को एक महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन का नाम साथियों बैसाखी। क्या नाम था? कौन सा दिन था उस दिन? बैसाखी का दिन था। और इस दिन एक सभा का आयोजन किया गया। लगभग उसके अंदर क्या है कि 20,000 लोग अमृतसर और आसपास क्षेत्रों के लोग हैं वो इकट्ठे हुए। और 13 अप्रैल 1919 को साय लगभग 5 बजे के आसपास, कितने बजे? 5 बजे के आसपास, 5 बजे के आसपास बिना चेतावनी दिए हुए ही जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए और सैकड़ों हजारों की संख्या के अंदर लोग हैं वो घायल हो गए। और आंकड़ों के मुताबिक कहा जाता है कि लगभग 1,000 लोग हैं वो मारे गए और लगभग 1200 के आसपास लोग हैं वो कहते हैं कि घायल हो गए थे। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके मुख्य जो तथ्य या जानकारी जो पीछे उपयोगी है वो ये है कि इस हत्याकांड के विरुद्ध या इस हत्याकांड के विरोध के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर ने, ये याद बहुत महत्वपूर्ण साथियों, टैगोर ने क्या किया कि उनकी जो उपाधि थी जो अंग्रेजों ने दी थी नाइट की उपाधि, इसकी उपाधि नाइट की जो उपाधि थी अंग्रेजों ने जो रविंद्रनाथ टैगोर को दे रखी थी वो नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरुद्ध क्या है कि अंग्रेजों को वापिस है वो लौटा दी कि हम इस हत्याकांड का विरोध करते हैं और ये जो तुम्हारी उपाधि है नाइट की इसे वापिस लो। तो नाइट की उपाधि अंग्रेजों को उन्होंने वापिस कर दी। और साथ साथ में एक व्यक्ति और भी थे तो वायसराय की जो कार्यकारिणी थी उसके वो सदस्य थे। उस सदस्य का नाम था शंकर नायर। क्या नाम था? शंकर नायर। इन्होंने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। दो व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों के दोनों बहुत ही इंपोर्टेंट परीक्षा उपयोगी तथ्य जानकारी है। टैगोर जी ने क्या किया? नाइट की उपाधि अंग्रेजों को वापिस कर दी और वायसराय की जो कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य था, क्या नाम है सदस्य का? शंकर नायर। उन्होंने क्या कि अंग्रेजों को अपना वापिस इस्तीफा है वो दे दिया कि मुझे आपकी जो कमेटी है इस कार्यकारिणी है इसके अंदर नहीं रहना। और उसके बाद में क्या हुआ कि ये हत्याकांड हो गया। तब अंग्रेज सरकार का जगह जगह विरोध होने लगा। तो अंग्रेज सरकार ने क्या किया? 19 अक्टूबर 1919, याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 19 अक्टूबर 1919 को एक कमेटी बनाई जिसे हंटर कमेटी कहते हैं।
क्या कहते हैं, अंडर कमेटी। कमेटी का नाम क्या है, अंडर कमेटी। कब बनी, 19 अक्टूबर 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए अंग्रेजों ने जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम क्या है, अंडर कमेटी। कब बनाई गई, 1919 को। और इस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि जनरल डायर है, उन्होंने क्या है कि कोई भी घृणित कार्य वो नहीं किया है। और साथियों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, उन्होंने क्या है कि जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। क्या कहा था, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। और कांग्रेस ने भी क्या है कि इस हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता। इसकी अध्यक्षता के अंदर मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता के अंदर कांग्रेस ने क्या है कि एक कमेटी गठन किया। और इस कमेटी के अंदर अनेक सदस्य थे, कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य थे, जो ये जांच करने के लिए वहां गए थे कि ये घटना क्यों घटित हुई। इस कमेटी के अंदर कौन कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, CR दास थे, टेयर जी थे और जयसिंह। दोबारा देख लेते हैं साथियों, कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई, किसकी अध्यक्षता के अंदर, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता के अंदर। मुख्यतः इस कमेटी में जो मेंबर या सदस्य थे वो इस प्रकार थे, इसके अंदर महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, तैयब जी थे और जयकर भी शामिल थे। और इस हत्याकांड के विरोध के अंदर महात्मा गांधी ने 18 अप्रैल 1919, याद रखना कब है, 18 अप्रैल 1919, यानी 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह जो आंदोलन गांधी जी चला रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया। कब है, 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन है वो हमेशा के लिए स्थगित कर दिया। और इस हत्याकांड का बदला साथियों बहुत ही बहादुरी के साथ में लिया गया 13 मार्च 1940 को। कब लिया गया, 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया गया, इनके द्वारा सरदार उधम सिंह, सरदार उधम सिंह के द्वारा। जब जनरल डायर वो कहीं किसी कमेटी के अंदर या किसी सभा के अंदर, सभागार के अंदर भाषण दे रहे थे, तब क्या है कि सरदार उधम सिंह ने उनको गोली मार दी और जलियांवाला बाग हत्याकांड का उनको बदला है वो ले लिया। तो साथियों, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पार्ट नंबर 2 के अंदर आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जानकारियों के बारे में अध्ययन किया है। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। शिक्षा, थैंक यू, धन्यवाद।